कहा प्रशासन की है कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। सख्ती से कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के पालन में किसी भी ढिलाई के लिए अधिकारियों को बनाया जाएगा जिम्मेदार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन की कमी से जुड़े बयानों को बताया निरर्थक। कहा लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं ऐसे बयान। नेताओं को आत्मनिरीक्षण करने की दी सलाह। दिल्ली में जमकर हुई मॉनसून की पहली बारिश। झमाझम बारिश से राजधानी को गर्मी से मिली राहत, तो मुंबई में भी बादल हुए मेहरबान। बारिश के बाद दिल्ली मुंबई में जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी रोक। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए डीए की दर 17 से बढ़ाकर 28% कर दी गई है। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा बढ़ी हुई डीए की दरें। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2025-2026 की वित्तीय वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025 तक 26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मामलों की संख्या घटने के चलते देश में अन्य गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हुई हैं। हालांकि कोविड नियमों के भारी उल्लंघन के मामले भी देश के कई हिस्सों से सामने आ रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि खास तौर से सार्वजनिक परिवहनों, बाजारों और हिल स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं।
इसके साथ ही कई राज्यों में आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन फैक्टर बढ़ना चिंता का विषय है। आर फैक्टर का 1.0 से आगे होना कोरोना फैलने का संकेत है। ऐसे में सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों, कंटेनमेंट जोन में कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर ऐसी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो पा रहा हो तो पाबंदियां लगाई जाएं और कानून के मुताबिक कार्यवाही भी हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन की पहुंच बढ़ी है, मामले कम हैं, लेकिन लापरवाही बरतने का समय अभी नहीं आया है। दवाई भी और कड़ाई भी का अनुपालन जरूरी है। भविष्य में मामले बढ़ने की चुनौतियों की तैयारी होनी चाहिए और साथ ही साथ राज्य, जिला और सभी स्थानीय प्रशासन को कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश देने चाहिए। सख्ती से कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के पालन में किसी भी ढिलाई के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने अस्पतालों और अन्य केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर विभिन्न राज्यों में नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में मुझे विभिन्न राज्य सरकारों और नेताओं के बयान एवं पत्रों से जानकारी मिली है। निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। अगर केंद्र पहले से ही अपनी तरफ से ये जानकारियां एडवांस में दे रही है और इसके बावजूद भी हमें कुप्रबंधन और वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही हों तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या क्या है और इसकी वजह कौन है। मीडिया में भ्रम व चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया व इससे संबंधित जानकारियों से इतनी दूरी बना ली है कि वैक्सीन आपूर्ति के संदर्भ में पहले से दी जा रही जानकारियों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। वाराणसी में शिवलिंग के आकार के रूप में बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कल उद्घाटन करेंगे। जापान और भारत के मजबूत रिश्तों की बुनियाद पर तैयार ये भवन रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, साथ ही साथ पूर्वांचल को विकास के नए अवसर भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान के सहयोग से बना ये रुद्राक्ष भवन केवल वाराणसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल को गौरवान्वित करता है। दुनिया के सबसे पुराने नगर और भगवान शिव की नगरी में यह भवन विकास की नई पटकथा लिख रहा है। इस रुद्राक्ष भवन में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस भवन की परिकल्पना 13 दिसंबर 2015 को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक यात्रा के दौरान की गई थी। 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2021 में ये पूरी तरह सुसज्जित होकर तैयार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और भारत के मजबूत रिश्तों की बुनियाद के तौर पर तैयार इस भवन का उद्घाटन करेंगे। इस रुद्राक्ष भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, म्यूजिक कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी, फिल्म फेस्टिवल और व्यापार मेला लगाने की सुविधा है। वाराणसी जो है कल्चरल, रिलीजन और थिएट्रिक शोज, म्यूजिक, इस सब के लिए जाने माने जगह है। इसमें इस तरह का जो कोई ऑडिटोरियम, इस तरह का जो कन्वेंशन सेंटर जो परफॉर्मेंस करने का जगह थे नहीं, अभी जो है कल से जो है ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए अवेलेबल है। ऑडिटोरियम 1200 की कैपेसिटी है, उसमें बहुत बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं। ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये जो है इस तरफ की एग्जीबिशंस और शो के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस भवन में बनारस की कला संस्कृति और संगीत को प्रदर्शित करने के लिए एक गैलरी बनाई गई है। यह भवन आने वाले समय में पूर्वांचल की संस्कृति और व्यापार समेत यहाँ के संगीत और उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह रुद्राक्ष भवन रिश्तों की नई ऊंचाइयों के साथ साथ पूर्वांचल को नए अवसर भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बना यह रुद्राक्ष भवन वाराणसी को नहीं, पूर्वांचल को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। ये भारत और जापान के बेहतर रिश्तों की नींव साबित होगा और इसी से ये भी तय होता है कि हमारी विदेश नीति कितनी बेहतर है कि रिश्तों के साथ, संस्कृति के साथ हमारा जुड़ाव है। इसके साथ आसपास का जो व्यवसाय है वो भी इस सेंटर के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग, गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रो वेसल और वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज सहित विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 839 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा जापान की सहायता से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद बीएचयू के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अधिकारियों के साथ कोरोना की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल मेडिकल कॉलेज में मातृ एवं शिशु चिकित्सा केंद्र का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 45 करोड़ से अधिक लागत से बना यह केंद्र 100 बेड का है। इस यूनिट में प्रसव पूर्व से लेकर प्रसव बाद तक माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल की जाएगी। इस केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने। हमारे साथ इस वक्त जो है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के गुप्ता जी हैं। हम आइए जानते हैं कि इस पूरे हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है और जिसका प्रधानमंत्री कल यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, कैसे काम करेगा और क्या कुछ जो है यहाँ की जनता को लाभ देगा। एमसीएच बिल्डिंग जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बिल्डिंग है, इसका निर्माण जो है पिछले कुछ वर्षों में हुआ, जिसकी कि 45 करोड़ की लागत आई थी और इस लागत में ये बिल्डिंग 100 बेड से सज्जित है। इस बिल्डिंग के अंदर हमारी NICU यानी न्यूनेटल ICU एंड मैटरनल ICU की सुविधा है। साथ में ये इस बिल्डिंग में इस हिसाब से इस व्यवस्था को बनाया गया है कि मैटरनल यानी कि माँ और बच्चा अगर किसी भी विषम स्थिति में है, जिसकी कि कोई भी मेडिकल उसके डिलीवरी से संबंधित परेशानी है, तो इस व्यवस्था में एक ही छत के नीचे उसको सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, माँ और बच्चे दोनों को। इस तरीके से इस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की जो ये हमारी सुविधा बनी है, इससे मुख्यतः एक चीज़ जो हम लोग अचीव करने जा रहे हैं वो ये है कि पूर्वांचल की जनता के लिए ये एक ऐसा स्थान होगा कि जहाँ पे हम लोग एक ही छत के नीचे सुविधाएं देने के साथ साथ माँ और शिशु की जो मृत्यु दर है उसको हम लोग कम करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा इस पूर्वांचल में, क्योंकि मृत्यु दर बहुत है और इस सुविधा के आ जाने के बाद हम 30% तक लगभग जो है हम ये मृत्यु दर को कम कर पाने का ऐसा हमारा अनुमान है। 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना हुआ यह अस्पताल जो बच्चों को समर्पित है, जो माताओं को समर्पित है, कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा और यह केवल काशी ही नहीं, केवल वाराणसी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करेगा। सुल्तान अहमद के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, वाराणसी। और संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को सुबह 11 बजे सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जुलाई को लोकसभा के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के मद्देनजर तैयारियों का जायजा भी लिया है। संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मानसून सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। और अब बात कोरोना से जारी जंग की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,792 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हुए और इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,29,946 है। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच की क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 13 जुलाई तक कुल 43,59,73,639 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
इनमें से 13 जुलाई को 19,15,501 नमूनों की जांच की गई। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 38,76,97,935 कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 37,14,441 टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और केरल में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे राज्य के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है। और इसे देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल केरल में 4 नए जीका वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। चारों नए मामले तिरुवनंतपुरम में सामने आए हैं। फिलहाल राज्य में जीका वायरस को लेकर गंभीरता साफ दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में जीका वायरस के संक्रमण के स्रोत का पता लगाया जा रहा है और वेक्टर नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में आ रहे बुखार के मामलों का जीका वायरस टेस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आधी क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू होंगी। हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे और उसी के हिसाब से महाविद्यालय आधी क्षमता के साथ बैचेज में हम प्रारंभ करेंगे। उसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं, प्रक्रिया पूरी बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए कई राज्यों ने अब लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। इसी के साथ चरणबद्ध तरीके से जरूरी गतिविधियों को भी शुरू किया जा रहा है और इसी के तहत कई राज्यों में स्कूल फिर से खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अगले सोमवार यानी 19 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि फिजिकल रूप में स्कूल केवल कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे और इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग जारी रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कोचिंग संस्थान खोलने का भी फैसला किया है। हालांकि छात्रों और कर्मचारियों दोनों के लिए टीके की एक खुराक अनिवार्य होगी। प्रशासन ने कॉलेज को खोलने के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। कहा जा रहा है कि छात्रों और शिक्षकों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिलने के बाद कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। और आज दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। उधर बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति भी बन गई। आकाश पर छाए घने काले बादलों की वजह से कई इलाकों में अंधेरा सा छा गया। तो वहीं मुंबई में भी बादल मेहरबान हुए, लेकिन बारिश के बाद जलभराव जैसी स्थिति वहां भी बनी रही। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। और सत्यदेव नारायण आर्य ने अगरतला में आज त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकल अब्दुल हामिद कुरैशी ने पुराने राजभवन के दरबार हॉल में सत्यदेव नारायण आर्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, मुख्य सचिव और राज्य प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने राजभवन के लॉन में राज्य पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। आर्य ने त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले वे हरियाणा के राज्यपाल थे। सत्यदेव आर्य से पहले रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तमाम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे में अफगानिस्तान पर होने वाली एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
इस बैठक से पहले कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अंतर से मुलाकात की और इस दौरान अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अंतर ने अफगान शांति प्रक्रिया और पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों के संरक्षण पर क्षेत्रीय सहमति को मजबूत करने में भारत की रचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया। अफगानिस्तान पर होने वाली एससीओ संपर्क समूह की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और ये ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों को अपने कब्जे में ले रहे हैं और जिसने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अबुल अजीज कामिलोव से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने संपर्क, द्विपक्षीय मुद्दों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 15-16 जुलाई को क्षेत्रीय संपर्क पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर उम्मीद जताई। एस जयशंकर और अजीज कामिलोव की बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुई। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में इस वर्ष संगठन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसकी उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। राज्य के राजस्व विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में 142 सड़कें अचानक आई इस आपदा के कारण बंद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 142 सड़कों पर यातायात बारिश के कारण सोमवार से ही बाधित है। भारी बारिश के कारण 266 बिजली के ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं, जिस कारण राज्य में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। इसके अलावा 211 पीने के पानी की परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। राज्य के कई इलाकों में इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रोहतांग सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। कल राज्य में मौसम ज्यादातर साफ रहा। भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति के कारण प्रशासन ने मनाली लेह सड़क पर यातायात को प्रतिबंधित कर दिया है। लेह जाने वाले सभी वाहनों को शाम 4 बजे के बाद लाहौल में जिप्सा के सामने से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पंगी किलड़ मनाली सड़क मदग्रान के पास जाम होने के कारण कल बंद रही। प्रशासन ने पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को नदी, नाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने का निर्देश दिया है। कुल्लू जिले में 10 सड़कें और सिरमौर में 43 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा राज्य में एनडीआरएफ और अन्य एजेंसी राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां 106 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 1,28,000 लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। 237 नावें बाढ़ से घिरे लोगों को राहत पहुंचा रही हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड में असराहा के साथ जलवारा पंचायत में सड़क संपर्क टूट गया है। वहां एनडीआरएफ की 4 टीमें लोगों को मदद कर रही हैं। जिले के केवटी प्रखंड में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है, जहां सड़क संपर्क टूट गया है। कोसी और गंडक बैराजों से अभी भी 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में 2 स्थानीय आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी मारा गया है। कश्मीर के आईजीपी ने सुरक्षा बलों और पुलिस को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना का ऑपरेशन अभी जारी है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। नगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते एलटी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। एक की शनाख्त हुआ है शाहनवाज, ये शंबोड़ा पुलवामा का है। जितना भी रिसेंटली 4-5 इनकाउंटर हुआ,
उसमें हर एक में एक एक FT मारा गया है। ये शो करता है कि लोकल टेररिस्ट के साथ FT भी मिलके अटैक में इन्वॉल्व रहा है। जो हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है अटैक में, ये इससे प्रूव होता है। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।